इन आर्टिकल्स को आप लोगों ने पढ़ा? सर कुछ नहीं कर पाए सर हम तो। ठीक है, आप लोग इस इन आर्टिकल्स को एक बार देख लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या है, और उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप इसे पढ़ने का कोशिश करेंगे एक बार, तो क्लैरिटी आ जाएगी कि इसमें क्या था इन आर्टिकल्स में। जो कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को देते हैं या हाई कोर्ट को देते हैं, कह सकते हैं। हायर जुडिशरी को इसकी पावर दी गई है। तो एक चीज तो हम लोगों को ये देखनी है। दूसरी, एक सेकंड बस रुक जाइए, आता हूँ वहीं पे। चलिए ठीक है। दूसरा ये है कि इनको एक बार देख के, और इसमें कोई अगर बात आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लेंगे बाद में, जब भी जैसे भी हो। हम लोगों ने कल अपने आर्टिकल्स देखे थे कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। 137 तो आता ही है, क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता ही है, न्यायालय से अपने निर्णयों के बारे में। लेकिन वो बाकी के जो और दूसरे जो आर्टिकल्स मैंने ये लिखवाए, ये इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट को या हायर जुडिशरी को पावर देते हैं, हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग ये देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा अगर होगी तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, विषय क्या होगा न्यायिक समीक्षा का, जुडिशियल रिव्यू का। मतलब जब न्यायालय निर्णयों का या किसी विधि की समीक्षा करती है तब वो क्या क्या देखती है और किन आधारों पर कर सकती है। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सामान्य 3 विषय हैं। इन 3 विषयों के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। पहला, यदि संविधान का कहीं पर उल्लंघन हो रहा हो, संविधान के किसी भाग का उल्लंघन हो रहा हो, संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया हो, ओवरऑल अगर संविधान के उल्लंघन का कहीं प्रश्न है, तब उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। एक बात। दूसरा, मौलिक अधिकारों का कहीं पर उल्लंघन हो रहा हो किसी विधि के अंतर्गत या फिर किसी कार्यकारी प्राधिकारी के अंतर्गत, तब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और तीसरा, यदि विधि का निर्माण या उसका लागू किया जाना किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा हो, ये दोनों कार्य जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है या प्राधिकृत नहीं है, तब इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जुडिशियल रिव्यू के ये 3 आधार हैं। ठीक है, इन 3 आधारों पर हम लोग न्यायिक समीक्षा को देख सकते हैं। तो आप न्यायिक समीक्षा का विषय और लिखिए कि इसका दायरा क्या है, एरिया क्या है, क्षेत्र क्या है, जिस आधार पर हम लोग न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो आप इसमें लिखिए पॉइंट में, पहले पॉइंट में सामान्यतः न्यायिक समीक्षा, अगले पैराग्राफ से लिखना। सामान्यतः न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र, न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र निम्न आधारों पर देखा जा सकता है। निम्न आधारों पर देखा जा सकता है। जनरली द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, the concept of judicial review based on these three
based on these three broad concepts, based on these three broad concept, पहला इसमें लिखना संविधान के उल्लंघन की अवस्था में, संविधान के उल्लंघन की अवस्था में, when there is contravention with the constitution. दूसरा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की अवस्था में, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की अवस्था में, when there is contravention with the fundamental rights. और तीसरा, विधि बनाया जाना, विधि बनाया जाना तथा इसे लागू किया जाना, तथा इसे लागू किया जाना दोनों ही प्राधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था, प्राधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा न किया जा रहा हो, प्राधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा न किया जा रहा हो। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए, when formation of law and its execution would not be done by designated authority, would not be done by designated authority। ठीक है, अगर ये तीन बातें हैं तब फिर जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट बनती है। क्लियर है? बताइए यहां तक। सर थर्ड पॉइंट समझा दीजिए। थर्ड पॉइंट इसमें ये है, मान लीजिए विधि बनाने का काम राष्ट्रपति ने कर दिया, क्या राष्ट्रपति विधि बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस के लेवल पर। हाँ, और लेकिन वो ऑर्डिनेंस का भी एक समय सीमा है, निश्चित समय सीमा है। बिल्कुल सर। तो अगर राष्ट्रपति विधायिका का काम करने लगे तब फिर ये उल्लंघन होगा संविधान का, और अगर विधायिका कार्यपालिका का काम करने लगे तब ये संविधान का उल्लंघन होगा। तो जिस प्राधिकारी को या संस्था को जो शक्ति, जो कार्य दिया गया है, या कार्य या अथॉरिटी, सत्ता आवंटित की गई है संविधान के द्वारा, वो उसी के अंतर्गत काम कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए अब यहां पर जुडिशरी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए जुडिशरी क्या करे, ये जुडिशियल एक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आएगी थोड़ी सी बात, और वहां पर एक चीज मैं आपको और समझाऊंगा, क्योंकि एक विचारधारा और बन रही है वहां पे अभी। जुडिशियल एक्टिविज्म में कुछ ज्यूरिस्ट न्यायविदों का मानना है, कुछ न्यायाधीशों का मानना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक अच्छी संकल्पना नहीं है। ये जुडिशरी दूसरे लोगों की जो शक्ति है, दूसरे जो अंग है उनकी जो शक्ति है उसे ले रही है, उसको उसके ऊपर कब्जा कर रही है, जैसे विधायिका या कार्यपालिका। खैर, इसमें एक ये भी है कि मान लीजिए अगर न्यायपालिका विधि बनाने का काम करने लगे, जैसा कि सामान्यतः वो कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत कर देती है, तो अगर विधि बनाने का काम भी न्यायपालिका करने लगेगी तो ये संविधान के द्वारा
जो एक दायरा है उस संविधान के द्वारा जो शक्ति या क्षेत्र उसे प्रदान किया गया उसका उल्लंघन करेगी, इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है। थैंक यू सर। तो ये तीनों प्राधिकारी या संस्थाएं जो कि जुडिशियल रिव्यू के लिए तीनों प्राधिकृत संविधान में तीनों संस्थाएं प्राधिकृत की गई हैं अलग अलग काम के लिए, तो अगर ये एक दूसरे के कार्य क्षेत्र का उल्लंघन करती हैं तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्लियर है? जी सर। अब आप इसमें एक नोट डाल के लिखिए। देखो, हमारे यहां कल हम लोगों ने बात की थी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ऊपर, और एक दूसरी कॉन्सेप्ट हमने देखी थी विधि की उचित प्रक्रिया। दो बातें हम लोगों ने देखी थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट को नहीं दिया गया, लेकिन चूंकि वहां विधि की उचित प्रक्रिया है इसलिए वहां जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बढ़ जाता है। हमारे यहाँ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट को दे दिया गया। इसलिए न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान में है तो, लेकिन जुडिशियल प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंतर्गत उसका जो दायरा है वो सीमित हो जाता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कंपैरिजन करें तो वो सीमित है उसके कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन हाल फिलहाल में जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते वो दायरा बढ़ गया है, न्यायिक सक्रियता के आने से वो दायरा बढ़ गया है, क्योंकि न्यायपालिका की शक्ति में विस्तार हुआ है न्यायिक सक्रियता से। तो आप इसमें नोट डाल के लिखेंगे, अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ has been implemented, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को while in Indian constitution it is procedure established by law. It is procedure established by law. ठीक है। जहां अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लेख नहीं मिलता, भारतीय संविधान में मिलता है। वेयर की जगह शायद बट लिखिए, बट इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन we don't find the concept of we don't find the word judicial review, but in Indian constitution we have this word। परंतु अमेरिकी संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत
विधि की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत या सम्यक प्रक्रिया के अंतर्गत, सम्यक वर्ड लिखिए, उचित से भी अच्छा है सम्यक, विधि की सम्यक प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा स्वतः ही शामिल है। न्यायिक समीक्षा स्वतः ही शामिल है। बट in the concept of due process of law, but in the concept of due process of law of American Constitution, judicial review automatically inherit in it, automatically inherit in it. विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा को, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा को एक विस्तृत आधार प्रदान करती है, एक विस्तृत आधार प्रदान करती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड an enlarged scope to judicial review, enlarged scope to judicial review, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा का सामान्य आधार प्रस्तुत करती है, सामान्य आधार प्रस्तुत करती है। while procedure established by law provide a general scope for the judicial review, ठीक है। और इसीलिए हमारे यहाँ क्या स्कोप है ऊपर वाले तीनों का। अगर ऊपर वाले तीन नहीं है, मान लीजिए कोई मामला है और उस मामले में जो ऊपर वाले मैंने तीन लिखवाए हैं कि या तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो रहा हो, मान लीजिए विधि से, संविधान का उल्लंघन ना हो रहा हो, और विधि सही प्राधिकारी के द्वारा भी बनाई गई हो, तब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तब न्यायपालिका उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चाहे उसके पीछे छिपी हुई बात कुछ भी हो। मान लीजिए प्रत्यक्ष तौर पर ये सब चीजें ना हो के अप्रत्यक्ष तौर पर मान लीजिए हो रही हैं, यानी उसका हो सकता है कि प्रभाव आने वाले समय में जाके इस प्रकार का हो जाए कि ये तीनों चीजें हो उसमें से कोई भी एक, तब फिर जुडिशियल रिव्यू इंडिया में तो नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका में हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस है और ड्यू प्रोसेस में न केवल उचित प्रक्रिया देखते हैं, सम्यक प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया माने सॉरी, जहां पे जुडिशियल रिव्यू में जहां न केवल विधि द्वारा स्थापित और वो भी उचित प्रक्रिया देखते हैं, बल्कि उसके पीछे छिपा हुआ विचार भी देखते हैं, मंतव्य भी देखते हैं। तो ये वहां दोनों है, इसलिए वहां स्कोप बड़ा है। संविधान में ना होते हुए भी स्कोप बड़ा है, हमारे यहाँ संविधान में होते हुए भी सामान्य है। दोनों बातें आपको मैंने क्लियर कर दी। हाँ चारू जी, अब बताइए।
सर मैं ये कह रही थी, आपने जो नोट लिखवाया है, इतना बड़ा सारा नोट ही है? हाँ, ये नोट ही होगा। ओके सर। और कोई क्वेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? जी सर। चलिए ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, चारू जी आपका हैंड रेज है, अब आपका क्वेरी हो गई है तो आप इसे अपने फोन में से हैंड को डाउन कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए आप, हमारे यहाँ पर जुडिशियरी और लेजिस्लेचर में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को लेकर काफी झंझट रहे, काफी झगड़े रहे, विवाद हुए। केशवानंद भारती तक का मामला वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है, बाद में मिनर्वा मिल्स वाला मामला भी, गोलकनाथ वाला मामला, ये सब चीजें आपको ध्यान में होंगी कि इनको लेकर काफी वाद विवाद था। और वाद विवाद इस विषय पर था कि 13 में आर्टिकल 13 में जो शब्द विधि है उसकी व्याख्या को लेकर था। विधि के अंतर्गत क्या संविधान संशोधन विधि भी आती है या नहीं आती, मुख्य बात इसके ऊपर झगड़ा था। और जो इस समय स्थिति है वो ये है कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो शब्द विधि है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन विधि नहीं आती। मतलब कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत सामान्य विधि से तो मौलिक अधिकारों को नहीं लिया जा सकता या उनका हनन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर पार्लियामेंट संविधान संशोधन कर दे तब वो मौलिक अधिकारों में से मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, न्यून कर सकती है या समाप्त कर सकती है। लेकिन केशवानंद, अब इसमें क्या हुआ, इसमें पड़ला झुक गया विधायिका के प्रति, क्योंकि इसका मतलब संविधान संशोधन से विधायिका परिवर्तन करती है, संविधान में कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती से बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दे दिया, मूल संरचना का, और न्यायपालिका ने यह कहा कि मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल संरचना क्या है यह बताने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास है। क्यों? क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उसके पास है, इसीलिए मूल संरचना को बताने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास है। अब बैलेंस हो गया, फिर से बैलेंस इसलिए हुआ कि संविधान संशोधन के माध्यम से विधायिका विधि का निर्माण कर सकती है, लेकिन वो ये नहीं कर सकती कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदले। इस प्रकार न्यायपालिका के पास अतिरिक्त शक्ति आ गई संविधान जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक पुनर्विलोकन की। जब ये सब झगड़े चल रहे थे उसी समय विधायिका ने एक नई अनुसूची बनाई, 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल, और 1951 में ही ये बन गई थी, 1951 में। और ये रखा गया इसमें कि 9वीं अनुसूची में जिन विषयों को रखेंगे उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू की पावर से उनको बाहर कर दिया गया। 1951 से लेके 1951 से लेके 2007 तक लगभग यही स्थिति थी। 2007 तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन 2007 में एक मामला है आर कोहेलो वाला, आर कोहेलो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में डाले जाने वाले विषयों का भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ सकते हैं यदि वो उनमें से कोई विषय मौलिक संरचना या मूलभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। तो विधायिका ने 9वीं अनुसूची बनाई, 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जुडिशियल रिव्यू से, लेकिन कोहेलो वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह क्लियर किया कि 9वीं अनुसूची का भी पुनर्विलोकन हो सकता है। और अब
9वीं अनुसूची के विषय भी न्यायिक पुनर्विलोकन का भाग हैं, बशर्ते कि वो मूलभूत संरचना का उल्लंघन कर रहे हो। ऐसा विषय जो उसमें डाला गया और जो मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता है। क्लियर है? 9वीं अनुसूची की स्थिति क्लियर हुई आपको? सर एक बार और बता दीजिए सर। देखो 1951 में आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, जी सर। इसका उद्देश्य ये था कि न्यायिक समीक्षा से कुछ मामलों को बाहर किया जाए। जैसे उसमें संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। सरकार एक तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लेके आना चाहती थी और भूमि सुधार को लागू करना चाहती थी भारत में। भूमि सुधार में क्या था कि बड़े जमींदारों से भूमि लेकर जो छोटे लोग थे उनको देना चाहती थी, बांटना चाहती थी, सब में सीलिंग लगाना चाहती थी। दूसरा, प्रीवी पर्स की अवधारणा जो थी उसे खत्म करना चाहती थी। जो राजा महाराजाओं को रियासत, देसी रियासतों को लेके लोगों को जो सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती थी। लेकिन संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। अब कैसे कर सकती है सरकार? क्योंकि ये तो संविधान में लिख दिया गया मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। किसी की संपत्ति नहीं ले सकती, इसका मतलब एक चीज। दूसरे, सरकार के सामने यह भी था कि लोक कल्याणकारी या जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में संपत्ति का अधिकार कहीं ना कहीं आड़े आ रहा था। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए सरकार को कोई सड़क बनानी है और किसी की सड़क खेत में से जा रही है, वो मना कर सकता है कि मैं नहीं दे रहा अपना जमीन, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो मौलिक अधिकार है, उसको मना कर सकता है। सरकार सड़क ही नहीं बना पाएगी, जो कि एक कॉमन गुड की बात है। तो जब तक संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में रहता, तब तक ये नहीं हो सकता था। अब आर्टिकल 13 की व्याख्या होनी चाहिए थी फिर उसके लिए, क्योंकि आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन देता है मौलिक अधिकारों को। यहां से झगड़े की शुरुआत हुई विधायिका और न्यायपालिका के बीच में। गोलकनाथ वाले मामले तक आते आते, जैसे पहले मामलों में तो ये कहा गया कि विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि नहीं आती। मसलन न्यायपालिका संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है या समाप्त कर सकती है। गोलकनाथ वाले मामले में इसे उलट दिया गया और उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस सब झगड़े से बचने के लिए न्यायपालिका ने एक रास्ता, विधायिका ने एक रास्ता निकाल लिया, और वो ये कि एक तो 9वीं अनुसूची बना दी और 31B में ये पावर दे दी कि जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है 31B के अंतर्गत, वो न्यायपालिका से ले ली कि 9वीं अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये स्थिति लगातार बनी रही 2007 तक। जो विषय 9वीं अनुसूची में संविधान संशोधन करके डाले जाने हैं या डाल दिए गए, मान लीजिए विधायिका द्वारा, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन कोहेलो वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, संवैधानिक पीठ ने, कि उन विषयों 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका भी, बशर्ते कि 9वीं अनुसूची के किसी विषय ने जो डाला गया है वो मूल संरचना का उल्लंघन किया हो, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो अब संविधान का कोई भाग ऐसा नहीं है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती हो। मूलभूत संरचना के सिद्धांत के आधार पर या डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर संविधान के सभी भागों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्या मैं आपको समझा पाया? जी सर, कहने का मतलब ये है, एक तरफ तो उन्होंने अनुसूची 9 लगा के उस पर प्रतिबंध लगाया कि न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ केस आने से, कहलो का केस आने से उन्होंने ये कह दिया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होगा तो वहां पर उसका पुनर्विलोकन होगा। न्यायिक मौलिक अधिकार नहीं, मूलभूत संरचना। अच्छा, मूलभूत संरचना, ओके सर। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बहुत बार बोला, बेसिक जी सर। स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ही याद रखिए।
बेसिक ओके स्ट्रक्चर में मौलिक अधिकार नहीं आते, उससे बाहर भी है बहुत सारी चीजें। ठीक है, ओके सर। ओके विधायिका सर। ने जहां 9वीं अनुसूची में और 31B के अंतर्गत 31B को इंसर्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा कि जो विषय 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, जुडिशियल रिव्यू के बाहर कर दिया गया उनको। जी सर। लेकिन कोहेलो वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा 2007 में कि किया जा सकता है उनकी भी न्यायिक समीक्षा। ओके सर। 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन कब? जब बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा, मूलभूत संरचना का उल्लंघन हो रहा हो, अब यही स्थिति है। ओके सर। बाकी बताओ, कोई किसी को समस्या? कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो, फिर लिखवाता हूं मैं इसे। चलिए ठीक है, सर इसमें हाँ सर बेसिक स्ट्रक्चर में जो प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो इंक्लूड होंगे? देखो, बेसिक स्ट्रक्चर को केशवानंद भारती वाले मामले में कहां से लेके आई जुडिशरी? अपने आप उसने तो नहीं लिया होगा, कहीं ना कहीं संविधान से लिया होगा बेसिक स्ट्रक्चर। इसको ध्यान रखना सब लोग। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है छवि ने। केशवानंद भारती वाले मामले में बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है वो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रियम्बल से ली। बेसिक उसका, उन्होंने कहा कि संविधान में भी अगर कहीं पर संविधान मौन है किसी विषय पर और आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, संविधान सभा के जो सदस्य थे या संविधान सभा के मत को जानना है, उनकी मंशा को जानना है, तब आप प्रियम्बल की या उद्देशिका की इंटरप्रिटेशन कीजिए, क्योंकि उद्देशिका में संविधान का उद्देश्य जुड़ा हुआ है। जो बातें उद्देशिका में कही गई हैं, संविधान उन्हीं को लागू करता है। संविधान उन्हीं को लागू करने का एक यंत्र है, एक टूल है। अगर संविधान के किसी एरिया की, किसी सेक्शन की, आर्टिकल की, किसी पार्ट की व्याख्या करनी है तो आप उद्देशिका के आधार पर उसे कर सकते हैं। उद्देशिका में जो एक मूलभूत विषय है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब संविधान की एक मूल संरचना है। तो उद्देशिका में जितने भी आप विषय शामिल हैं सब मूलभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, भाईचारा, एकता और अखंडता, ये जितने भी विषय हैं, सॉवरनिटी, ये सब मूलभूत संरचना है संविधान की। या अब न्यायपालिका क्या करेगी? तो इन विषयों को, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन विषयों को लागू करने के लिए भी संविधान में जिन यंत्रों को, जिन टूल्स को, जिन अनुच्छेदों को दिया गया है वो भी मूलभूत संरचना का भाग होंगे। चूंकि न्याय मूलभूत संरचना का भाग है और न्याय करना न्यायपालिका का काम है, इसलिए उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का भाग माना, न्यायिक पुनर्विलोकन को मूलभूत संरचना का भाग माना। तो जब न्यायिक पुनर्विलोकन मूलभूत संरचना का भाग है तो फिर 9वीं अनुसूची की क्यों नहीं की जा सकती? की जा सकती है। ठीक है, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर की जो कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती वाले मामले से आई वो न्यायपालिका ने भी प्रियम्बल की व्याख्या से ली, प्रियम्बल को आधार बना के ली, प्रियम्बल के आदर्शों को के अंतर्गत शामिल है।
इसी को अगर हम लोग एक लेवल पे और जाके देखें, एक स्टेप आगे और जाके देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने एक डॉक्ट्राइन दी है जिसे हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के नाम से भी जानते हैं, संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत। संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत भी उद्देशिका से आता है, प्रीएम्बल से आता है। तो दो तीन बातें प्रीएम्बल से निकली, दो डॉक्ट्राइन प्रीएम्बल से निकली हैं बड़े सीधे तौर पर। एक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एक डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये दोनों डॉक्ट्राइन आई हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कोई भी पूछे, वैसे बिना पूछे तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रीएम्बल से निहित है, विहित है, प्रीएम्बल से ली गई। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है ये बात? जी लॉ सर। वाले स्टूडेंट डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी अब से पहले? पढ़ी है आपने? सर मैं नहीं पढ़ी सर। बाकी लॉ वाले बताओ। अरे पढ़ी नहीं होगी लॉ पढ़ी। वालों ने, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे आज सर- कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा? सर कॉन्स्टिट्यूशन सर काफी टाइम हो गया ना, तो याद नहीं है। अरे पढ़ाया तो होगा उन्होंने। जी सर जो पढ़ाया वहां पे तुम्हारे प्रोफेसर थे, उन्होंने तुम्हें लॉ में नहीं पढ़ाया बेसिक स्ट्रक्चर? सर कोरोना वाले हम। जिनमें उनकी बात आपको बता रहा था ना, मेरठ कॉलेज की प्रोफेसर थी वो। तो मैंने उनसे कहा एक दिन यही चीज कि मैंने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रीएम्बल से ली गई है। तो वो सुन के पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब मैंने उनसे पूछा तो यही था कि कहाँ से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आई है? तो उन्होंने कहा ये तो न्यायपालिका ने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से है, ये तो है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, न्यायपालिका ने दे दी, न्यायपालिका के द्वारा दी गई केशवानंद भारती से। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि न्यायपालिका ने अपनी तरफ से दे दी? न्यायपालिका जो भी काम करेगी वो संविधान के अंतर्गत ही करेगी, उसके बाहर तो जाके नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं वहीं छुपी होगी संविधान में वो बात, न्यायपालिका ने उसे ही बाहर निकाल के रखा है। कुल मिला के ये था कि उन्हें पता नहीं था। और जब उन्हें फिर मैंने कहा कि उद्देशिका से ली गई है, तब एट फर्स्ट साइट तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उद्देशिका से कैसे ले ली। फिर मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, फिर समझाने में सफल रहा, बाद में उन्होंने माना। तो मूल बात ये भी है कि पता भी नहीं होता, फिर हम लोग इसलिए बता भी नहीं पाते चीजों को। चलिए आप लिख लीजिए, इसमें 9वीं अनुसूची का जिक्र कर लीजिए, और इस 9वीं अनुसूची को की न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत अब आती है, आप ये भी कर लीजिए इसमें। तो आप इसमें लिखना 9वीं अनुसूची एवं न्यायिक समीक्षा, 9 शेड्यूल एंड जुडिशियल रिव्यू, 9 शेड्यूल एंड जुडिशियल रिव्यू। इसमें लिखना पहले पॉइंट में, विधायिका द्वारा 1951 में, विधायिका द्वारा 1951 में संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया। पार्लियामेंट एडेड द 9th शेड्यूल
and Article 31B, 9th schedule and Article 31B by Constitution Amendment in 1951, 9वीं अनुसूची के विषयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। 9वीं अनुसूची के विषयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। एंड द सब्जेक्ट ऑफ 9th schedule was put out of ambit of judicial review, was put out ambit of judicial review, परंतु R.R. Coelho versus Union of India, R.R. Coelho, K-O-E-L-H-O, कोएलो वर्सेस या बनाम भारत सरकार के मामले में, सॉरी तमिलनाडु राज्य, I.R. कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में 2007 लिख लीजिए ब्रैकेट में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि नवीं अनुसूची में या 9वीं अनुसूची में शामिल विषय भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। शामिल विषय भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। बट in the matter of I.R. Coelho versus Union of India, Supreme Court stated that the subject in 9th schedule came into I.R. Coelho versus State of Tamil Nadu, sorry, Union of India नहीं versus State of Tamil Nadu, I.R. Coelho versus State of Tamil Nadu, ये लिखिए। The subject of 9th schedule came into the ambit of judicial review. इस प्रकार तत्कालिक संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत, तत्कालिक माने इस समय जो स्थिति है, इस प्रकार तत्कालिक संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत संविधान का प्रत्येक भाग न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। So as present situation, the every part of Constitution came into judicial review, यदि वह मूलभूत संरचना का उल्लंघन, यदि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता हो, यदि वह
संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता हो, एज इफ violate the basic structure of Indian Constitution. ठीक है, ये बताइए, अब ये क्लियर है यहां तक? जी सर। तो हमारा ये जुडिशियल रिव्यू कंप्लीट हो गया। आप जुडिशियल रिव्यू को मैं समझता हूं कि अच्छे से समझ गए होंगे अब कि ये मामला क्या है, क्या इस समय संवैधानिक स्थिति है, आया कहां से है, सारे चीजें आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये बताया कि उत्पत्ति कहां से हुई, तो मेडिसन मार्बरी वाले मामले से अमेरिका में। फिर हम लोगों ने ये बताया कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडिशियल रिव्यू के बारे में शक्ति देते हैं, हम लोगों ने वो देख लिया। फिर हम लोगों ने ये देख लिया कि किसकी जुडिशियल रिव्यू का क्षेत्र क्या हो सकता है, एरिया क्या है उसका, एम्बिट क्या है उसका। और फिर हम लोगों ने ये देख लिया कि एक अगर विवाद था जुडिशियल रिव्यू को लेकर संविधान के भागों से संबंधित, उसके बारे में भी जो इस समय की स्थिति है, जो यथा स्थिति है, इस समय की स्थिति है, उसको हमने देख लिया। हमारा जुडिशियल रिव्यू का जो टॉपिक है न्यायिक पुनर्विलोकन, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों की इसमें एक नया टॉपिक शुरू होता है, न्यायिक सक्रियता। तो आप इसमें नया हेडिंग लिखेंगे, न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, देखो इसके बारे में मैं बहुत थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि इसे तो हम अगली क्लास में करेंगे। आज कई सारे स्टूडेंट क्लास में नहीं है, तो मैं नहीं चाहता ये इतना लंबा, इतना बढ़िया टॉपिक और लोगों से निकल जाए, छूट जाएगा। तो यहाँ तक करेंगे आज, लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जरूर बताऊं। न्यायिक सक्रियता शब्द को सबसे पहले एक अमेरिकी शिक्षाविद थे, आर्थर श्लेशिंगर जूनियर। एक एजुकेशनिस्ट थे, एक विद्वान थे। 1947 के आसपास इन्होंने इसे सबसे पहले इसका प्रयोग किया, और प्रयोग इस संदर्भ में किया कि अमेरिका में जब न्यायपालिका लोगों के मौलिक अधिकारों को के प्रति एक्टिव होकर अपना रुख प्रदर्शित कर रही थी, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट के रूप में रखा। भारत में ये एक नई अवधारणा है। 1970 के दशक में भारतीय न्यायपालिका में बदलाव हुए। न्यायपालिका का जो स्कोप है वो बदला। जहां पहले वो एक ट्रेडिशनल व्यू लिए हुए चल रही थी संविधान का या उसकी व्याख्या का, अब वो एक्टिव व्यू लेके चलने लगी। और 1970 में जब उस समय जस्टिस पीएन भगवती चीफ जस्टिस थे, उसी समय जस्टिस कृष्ण वीआर कृष्ण स्वामी अय्यर, शायद उनका पूरा नाम है ये, उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म की कॉन्सेप्ट को भारत में लागू किया, या वो लेकर आए। दो लोगों का नाम भारत में न्यायिक सक्रियता से जुड़ा हुआ है, चीफ जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर। 1970 के दशक के बाद से न्यायिक सक्रियता की बात शुरू हुई। न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा का ही एक भाग है, यह न्यायिक समीक्षा का ही एक टूल है, जिसके माध्यम से न्यायपालिका प्रोएक्टिवली, सक्रिय रूप से लोगों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा करती है।
संवैधानिक प्रावधानों की सुरक्षा करती है, उनकी व्याख्या करती है। इसलिए ये एक मॉडर्न व्यू है जुडिशियल रिव्यू का, जिसे हम लोग न्यायिक सक्रियता के रूप में जानते हैं। न्यायिक सक्रियता के विरोध में ही एक दूसरी अवधारणा है, जिसे हम लोग न्यायिक संयम के नाम से जानते हैं। जब न्यायिक सक्रियता न्यायिक सक्रियता जब एक लेवल से ज्यादा बढ़ी, तब कुछ न्यायविदों ने न्यायिक संयम की संकल्पना दी। तो एक कॉन्सेप्ट आई दूसरी इसी में, जुडिशियल रेस्ट्रेंट के नाम से। तो ये दो नई अवधारणाएं हैं इस समय, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली, उसकी विचारशीलता और उसकी कार्य करने की कार्यशैली के अंतर्गत, जिसे हम लोग न्यायिक सक्रियता के नाम से जानते हैं। एक न्यायिक सक्रियता, एक न्यायिक संयम। ठीक है, इन दोनों को हम लोग करेंगे मंडे।